हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3। हम लोग आज जो है वो पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है हमने कंप्लीट कर चुका है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 1 अगर पार्ट 3 अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो, क्योंकि इसमें हमने जो क्वेश्चन बताया है उसका कॉन्सेप्ट भी, जो फर्स्ट टाइम आया है कॉन्सेप्ट उसको बताए हैं, और जो आगे कॉन्सेप्ट आएंगे उससे रिलेटेड, वो जो कॉन्सेप्ट पहले बता चुके हैं हम लोग उस पर उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि अच्छे से समझ में आए तो आप पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, उसके बाद आप पार्ट 3 देखो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग अभी देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से इतना का शून्यक कौन है। शून्यक मतलब क्या होता है? शून्यक मतलब और कुछ नहीं, एक्स का वैल्यू होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, यानी इससे एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप सिंपल वे में निकालो। ठीक है, 4 - 1/2 x² इज इक्वल टू 0 मान लो। शून्यक मतलब कि बराबर में 0 मान लो। आप क्या करोगे, तो ये 4 को उस तरफ भेजोगे, तो ये 4 जो है देखो ये जाएगा उस तरफ, तो ये हो जाएगा -1/2 x² इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हो जाएगा 1/2 x² इज इक्वल टू 4। तो x² इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 2 = 8। यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 1 यहाँ मल्टीपल होगा, 2 यहाँ मल्टीपल होगा, तो 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकालोगे तो √8। और जैसा कि हम लोग को पता है कि 8 जो होता है 4 × 2 होता है, तो 4 का जो है रूट से बाहर निकलेगा वो 2 निकलेगा, और ये अंदर में जो है √2 रह जाएगा। तो x का वैल्यू, और रूट जब होता है तो प्लस माइनस लगा होता है इसमें। ठीक है, तो x का 2 मान आ जाएगा आपका, x का 2 वैल्यू हो जाएगा, एक प्लस में 2√2 और एक जो है माइनस में हो जाएगा 2√2। दो वैल्यू हो जाएगा। तो आप देखो ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है। तो देखो प्लस में 2√2 मिल रहा है, बाकी तो नहीं मिल रहा, तो ये ए आंसर हो जाएगा 16 का। इसको दूसरा तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए दूसरा तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे। हम लोग को जैसे देखो 4 - 1/2 x², इसको इरेज कर देते हैं पहले। ये फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड तरीका से देखिए 4 - 1/2 x² इज इक्वल टू 0। क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, माइनस रहने दो यहाँ पे। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर में x और नीचे में 2 जो है, तो 2 जो है हमें पता है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 को जो है √2 को यदि √2 से मल्टीपल करते हैं तो √4 आता है, और 4 को जब निकालते हैं तो 2 होता है, यानी 2 को भी हम लिख सकते हैं 2 को √2। तो ऐसा भी हो सकता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2, √2 × √2। ये मन में करना है, ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये ऊपर में एक एक्स और नीचे में एक √2 और इसका स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b और a - b। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा एक और प्लस में 2 + x/√2 और एक हो जाएगा 2 - x/√2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वल कर लो, 2 + x/√2 इज इक्वल टू 0 यहाँ भी, और 2 - x/√2 यहाँ भी 0। तो आप अगर 2 को उस तरफ भेज दो तो आपका x/2 इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, और एक सेकंड √2 है नीचे में, तो यहाँ पे √2 है, तो x का वैल्यू हो जाएगा, ये चला जाएगा यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो -2 × √2। यहाँ पे निकालोगे तो x इस तरफ आ जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू x/√2। तो x बराबर यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा 2√2। तो यहाँ पे x का दो तरह से मान आ गया, ये 2√2 प्लस में
2 माइनस रूट 2 प्लस मतलब माइनस में। तो इस तरह से भी बना सकते हो, जो आपको सिंपल लगे उसका यूज कीजिए और बनाइए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित निम्नलिखित वर्ग समीकरण में किस समीकरण का हल एक परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। मतलब कि पूछ रहा है कि कौन सा इसमें जो है वो परिमेय संख्या, इसका हल करेंगे तो परिमेय संख्या आ सकता है। तो देखिए, परिमेय संख्या को हम लोग को पता है कि अगर परिमेय है तो p बटा क्यू के फॉर्म में होगा। यदि p बटा क्यू के फॉर्म में होगा तो ये परिमेय संख्या है, जहां q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा हम लोग को कि कौन सा जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, p बटा क्यू के रूप में आ रहा है, वैल्यू आ सकता है या फिर हाँ चलो देख लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्या है, एक्स स्क्वायर और बराबर 5। तो एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 5 प्लस माइनस, ये अपरिमेय संख्या हो गया। फिर आप देख लो बी को देख लो। तो सबसे पहले आप जान लो परिमेय अपरिमेय क्या होता है। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। 17 नंबर क्वेश्चन है ना, तो पहले आप जान लो परिमेय क्या होता है। परिमेय कहते हैं वैसी संख्या जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होती है। ठीक है, परिमेय संख्या और कौन है, देखिए मान लो एग्जाम्पल इसका होता है रूट 3, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है? नहीं, ये गलत है। रूट 3 परिमेय संख्या नहीं है। 1/2 परिमेय संख्या है। 5/7 परिमेय संख्या है। -3 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। -5/3 भी परिमेय संख्या हो जाएगा। 22/7, हाँ पाई का वैल्यू 22/7 होता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये सारे परिमेय संख्या में आ जाएंगे। रूट 16, इसका भी 4 निकल जाएगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये भी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। ये आपका 9/16 हो जाएगा, तो ये भी आपका 3 इसका 4 हो जाएगा, बाहर निकलेगा इसका 3 और इसका 4। ठीक है, 9 का आपका 3 निकल जाएगा और 16 का आपको 4 निकल जाएगा, तो ये भी आपको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए ये भी परिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, और इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसे भी कहेंगे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसको इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे में देखो रूट 3, ये परिमेय संख्या में नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इसको जब वैल्यू निकालोगे तो ये पॉइंट में आता रहेगा, रुकेगा नहीं। इसके बाद रूट 2 का वैल्यू नहीं निकल सकता है। रूट 7 का वैल्यू नहीं, तो ये सब जो रूट में है ये सारे जो है वो अपरिमेय है। और ये अपरिमेय है, और ये जब भी परिमेय या अपरिमेय जिसके साथ भी आएंगे, जब तक ये रूट में रहेंगे तो ये अपरिमेय संख्या अगर कहलाते हैं तो वो अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। जैसे मैं मान लो 2 प्लस रूट 3 दे दिया जाए, तो ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट 3 इसमें भी दिख रहा है। अगर 2 माइनस रूट 3 है तो हाँ ये भी अपरिमेय संख्या है। 2√3 है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट 3/5 रह जाएगा तो ये भी अपरिमेय संख्या, रूट 3/2 रह जाएगा तो ये भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट में दिख रहा है। यदि रूट 3 माइनस रूट 3 रह जाए तो हाँ देखिए ये खत्म होकर 0 हो गया, तो 0 रह गया, तो ये परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जब तक रूट 3 रहेगा तब तक उसको, या रूट 3 या रूट 5 रूट 7 कुछ भी जो रूट से बाहर ना निकले, तो उस कंडीशन तक ये जो है वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा। लेकिन यदि मान लो अंडर रूट में 16+2 है, तो 16 का तो 4 निकल जाएगा और ये 2, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, यानी 4, 16 का 4, तो 4 और 2 6, तो ये 6 जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए ये भी संख्या जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है,
तो ये आपका परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वो है जो रूट से बाहर नहीं निकले। इसी तरीका से इसमें और क्या जान सकते हैं, इसमें देखिए पाई लगा रहे तो यह अपरिमेय संख्या, पाई किसी के साथ जुड़ा हुआ रहे तो यह अपरिमेय संख्या, पाई किसी के साथ घटा रहे तो भी अपरिमेय संख्या है, गुना में रहे 2 पाई तब भी अपरिमेय संख्या, पाई बाई 4 रहे तब भी यह अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 ये परिमेय संख्या में आता है। तो परिमेय और अपरिमेय के लिए इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। सेवनटीन नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित वर्ग समीकरण में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्या के समुच्चय के रूप में होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 है तो एक्स का वैल्यू आपका निकालोगे तो +-5 हो जाएगा। यह परिमेय संख्या है तो हमें तो परिमेय संख्या के रूप में पूछ रहा है। देखो यहाँ परिमेय संख्या के रूप में पूछ रहा है, एक सेकंड, परिमेय संख्या के रूप में पूछ रहा है तो हमें तो इससे परिमेय नहीं निकलने वाला। यहाँ पे करेंगे तो ये रूट में जाएगा। देखो आप एक्स स्क्वायर बराबर 16/7 आएगा तो x का वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट में 16/7 आ जाएगा। 16 का तो आपको 4 निकलेगा और अंडर रूट में ये 7 रह जाएगा तो ये भी अपरिमेय संख्या आएगा। तो सेकंड भी परिमेय संख्या नहीं होंगे। थर्ड में आते हैं, देखिए थर्ड जो है वो आपका ये इस तरह दे दिया कि x -2 इक्वल टू 3 - 2x। तो यहाँ पे मल्टीपल किया है x से दोनों में तो हो जाएगा x स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 3 - 2x। अब ये सारा को जो है इक्वल के इस तरफ लेकर आइए तो एक्स स्क्वायर -2x ये सारा आ जाएगा तो आपका आ जाएगा प्लस में 2x और ये आ जाएगा आपका -3 रहने दो उस तरफ या -3 इक्वल टू 0। तो ये देखो ये खत्म हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये उस तरफ भेज दो तो 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ पे भी देखो 3 को रूट में डाल दिया गया। तो जब रूट में आ रहा है तो इस ये भी जो है वो ये भी जो है वो परिमेय संख्या नहीं दे रहा है वैल्यू। अब आते हैं हम लोग 4 में। अब हम लोग आते हैं 4 में। तो 4 में क्या बोल रहा है इसमें कि x + 1 और x - 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को पता है फार्मूला कि a + b और a - b बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे कि a + b a - b है तो माइनस वाला को लिख दो और दोनों पर 2 रख दो। तो यहाँ पे भी माइनस वाला को हम लोग रख दिए और दोनों के ऊपर 2 रख दिए तो x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, x बराबर अंडर रूट में 1 आ जाएगा तो ये प्लस माइनस यानी x का वैल्यू एक आएगा +1 और एक -1 क्योंकि अंडर रूट में 1 जब रहता है तो उस बाहर निकलता है तो ये 1 ही निकल जाता है प्लस माइनस में। इसलिए x का 2 वैल्यू आ गया, एक आ गया +1 और एक आ गया -1। तो यहाँ पे देखिए ये 1 जो है वो परिमेय संख्या के फॉर्म में है ना, तो इसलिए आपका आंसर जो है वो ये होगा कि ये परिमेय संख्या का रूप समुच्चय है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 के बाद 18 में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है इतना दिया हुआ है समांतर श्रेणी में है तो पदांतर का मान ज्ञात कीजिए। अब बताओ, एपी का सबसे पहले फार्मूला कुछ देख लो आप, क्योंकि एपी से रिलेटेड अब क्वेश्चन आएंगे। देखो 2-3 क्वेश्चन है तो एपी का हम लोग पहले फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, इसको हिंदी में लिख देते हैं एक सेकंड, प्रथम पद, इसको ए से डिनोट किया जाता है प्रथम पद को। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ते हैं सार्वंतर, इसी को पादांतर भी बोलते हैं, इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं डी से। ठीक है, समांतर और ये हो गया
अब देखिए ये पदों की संख्या बोलेगा तो आपको इसको n से डिनोट करते हैं। अगर अंतिम पद बोले, अंतिम पद बोलेगा तो tn से डिनोट करते हैं। और tn को ही कहीं कहीं पे आपको l से भी लिखा जाता है, तो घबराने की बात नहीं होनी चाहिए वैसे जगहों पर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखिए इसमें ये देखते हैं, ये हो गया और tn हो गया। अगर इसका, एक सेकंड, अब देखो यदि कोई मान लो एपी निकालना चाहे, अगर ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, वो लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि टीएन निकालने के लिए, अंतिम पद निकालने के लिए फार्मूला होता है, एक सेकंड, टीएन निकालने के लिए, अंतिम पद निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, एक तो ये फार्मूला आपको हो गया, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसएन का फार्मूला। देखो टीएन जो है वो अंतिम पद है, तो यहाँ पे हम लोग एल बराबर भी कभी कभी फार्मूला यही लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। तो ये दोनों फार्मूला इसी का हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एसएन का फार्मूला, यानी योग का फार्मूला भी कभी कभी आता है। तो योग का फार्मूला जो होता है, एसएन बराबर जो होता है वो आपका होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे आपका योग का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, फिर आपको योग का फार्मूला एक और बताया गया था, बताया गया होगा, गया था नहीं, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। एल की जगह पे कोई कभी टी एन भी लिख देता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेम फार्मूला है उसका ही, जब अंतिम पद अगर दिया रहे तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, आपको ये हो गया। नेक्स्ट आप देखो, फिर एसएन हो गया। फिर इसके बाद जो है, अगर एपी निकालने के लिए कभी कभी बोले तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि प्रथम पद रख दो, प्रथम पद में यदि डी जोड़ दोगे तो आ जाएगा आपका ये सेकंड टर्म। ए में आपका टू टू डी जोड़ दो, ए में थ्री डी जोड़ दो, तो इस तरह से जो संख्या आएगा वो एपी आएगा। ठीक है, ये एपी का फॉर्मूला हो गया, एपी निकालने के लिए कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। आपको ए दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, ए पता रहेगा और डी पता रहेगा और इस निकालना होगा। या कभी कभी दो गो इक्वेशन रहेगा तो वो ए और डी निकालने के बाद इसको निकाला जाएगा। ठीक है, इसके बाद समांतर माध्य से क्वेश्चन आ जाता है कि समांतर माध्य पूछ देता है। समांतर माध्य, दो संख्या है ए और बी, उसका समांतर माध्य पूछ देगा। तो आपको अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए फार्मूला कुछ नहीं, ए प्लस बी बाई टू खाली कर देना है, तो आपका ये वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखो आपको और बताया जा रहा है कि देखो यहाँ पे अगर मान लो कोई प्राकृत संख्या है, ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है, जैसे मान लो वन टू थ्री और इस तरह से जोड़कर मान लो एन संख्याओं तक सम करना है और उसका सम निकालने के लिए बोलेगा, तो फार्मूला उसका होता है एन इंटू एन प्लस वन बट्टा में टू, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसी तरीका से आपको और देखने को मिलेगा। इसको ब्रैकेट में डालते हैं। इस तरह से कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि वन का जो है स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन तक का स्क्वायर रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गिन लेना है और उसके बाद फार्मूला है एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बट्टा में 6। ठीक है,
यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला यूज करना है। ठीक है, ये सब आप लोग के टीचर पढ़ाए होंगे। ठीक है, अगर विषम संख्याओं का योग अगर बोले, ठीक है, यानी जैसे, चलो इतना रहने दो, इतना काफी है, आप देख सकते हो सारे फार्मूला को, तो इसे याद कर लेना है। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आ रहा है तो इस पे आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा कि 1 5 9 13 17 21 25 का समांतर श्रेणी में है तो पदांतर ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में कब कहलाता है? जब डिफरेंस सेम रहे सबका, यानी यहां से यहां गैपिंग सबका सेम रहे, तो उसे हम लोग कहते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए इसको पहले इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि 1 है, फिर 5 है, 9 है, 13 है, इस तरह से गया है। इसका कॉमन डिफरेंस बोल रहा है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? तो ये आपको कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। तो देखो ये A1 है आपका, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, इस तरह से गया। तो आप रख दो वैल्यू, डी निकालना, तो A2 का वैल्यू कितना है? 5 रख दो। A1 का वैल्यू कितना है? 1। A3 का वैल्यू कितना है? 9। A2 का वैल्यू कितना है? 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ पे भी आपको 9 माइनस 5 इक्वल टू 4 आएगा। यानी कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम होता है, तो डी का वैल्यू आपका 4 होगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन बोले तो इस तरह से बनाना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में है तो इतना नहीं करना है, डायरेक्ट घटाना है। देखो यहाँ पे 9 5 में से 9 1 गया तो 4, 17 में से 13 गया तो 4, 25 में से 21 गया तो 4, सारा 4 4 है तो 4 आंसर, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चन पे क्वेश्चन आता है। देखो अगर मान लो, चलो आगे क्वेश्चन में बताएंगे और अगर क्वेश्चन रहेगा तो। चलिए देखिए, अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में कब कहलाएगा? जब गैपिंग सेम रहे। देखो 2 है, 4 है, 6 है, सॉरी 2 4 8 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, और इस तरह से गया। फिर आपका 3 है, 5 है, 4 है, 2 है, आगे गया। -10 है, -6 है, -2 है, 2 है, इस तरह से। फिर √3 है, √6 है, √9 है, √12 है, इस तरह से। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि गैपिंग सेम करना है। 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 4 गया तो 4, 16 में से 8 गया तो 8। देखिए ये गैपिंग सेम है, नहीं है तो ये एपी में नहीं है। 5 में से 3 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 2, नहीं, 4 में से 3 सॉरी 4 में से 5 गया तो -1 हो जाएगा। 5 में से 3 गया तो 2, 4 में से 5 गया तो -1, 2 में से 4 गया तो -2, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आप -6 में से -10 को घटाओ, -6 -10, माइनस करो, इसको घटाओ इसको इससे, तो -6 और ये माइनस माइनस +10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया यानी 4 आएगा, गैपिंग इसका 4। अब यहाँ पे देखो -2 में से घटाओ -6 को, तो ये -2 माइनस माइनस +6, 6 में से 2 गया यानी यहाँ पे +4, यानी यहाँ पे भी गैपिंग सेम हो रहा है, यानी आंसर यही वाला होने वाला है। तो आपका आंसर जो है वो कौन सा होगा? बी आंसर होगा। अब √3 √6 ये सब को देखेंगे तो ये सब तो नहीं होने वाला। इसका गैपिंग देखो, इसका गैपिंग √6 माइनस √3 है, इसका गैपिंग देखो तो 3 माइनस √6 है, कहाँ से इक्वल हुआ? नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो है वो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी होगा। नेक्स्ट हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
एपी दिया हुआ है 6, 9, 12 इस तरह से, और इसका सार बनता है डी पूछ रहा। फिर सिंपल सी बात है, इसका गैपिंग देख लो आप। चलो इस क्वेश्चन पे और सारा क्वेश्चन भी बता देते हैं। ऐसे इसका आंसर देखो, इसका आंसर देख लो, इसका आंसर देख लो। 9 में से 6 जाएगा तो 3, 12 में से 9 जाएगा तो 3, तो यहाँ पे आंसर 3 होने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, 9 माइनस 6 जाएगा तो 3, 12 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो ये गैपिंग सेम होगा, आंसर 3 हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग और सारा जो क्वेश्चंस था उसको बनाएंगे। देखिए ये एपी दिया हुआ था, इसका हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म कितना है, ये वाला होता है फर्स्ट टर्म, तो 6 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो देख लेंगे, तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, 12 में से 9 जाएगा तो 3, तो ये डी 3 होगा। ठीक है, अब इसका अगर मान लो हमसे क्वेश्चन पूछ देता है कि ये दिया हुआ है और इसका टी एनवा पद निकालिए, टी मान लो कि 20वां पद निकालिए, तो क्या होगा। तो टी एन 20वां पद निकालने के लिए बोलेगा, तो हमें फार्मूला होना चाहिए टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, अब हम लोग रख देंगे टी 20 बोल रहा है, तो ए का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू आपका देखिए 6 हो जाएगा। एन की जगह पे देखिए 20 है, जहां एन है वहां पे क्या आ गया 20, तो यहाँ पे भी एन की जगह पे 20 आएगा। ठीक है, और माइनस 1 होगा, इंटू डी का वैल्यू कितना है, 3 है, तो यहाँ पे भी डी का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, अब देखो आप, तो 6 प्लस 20 माइनस 1 यानी 19 गुने 3, और 19 ये 57 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा टी 20वां पद जो होगा वो 63 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20वां पद हो जाएगा, या अंतिम पद आपको मान लो ऐसा दे सकता है। अब इसी तरह से 20 पदों का योग पूछेगा तो क्या करेंगे, तो योग का फॉर्मूला भी आपको बताया ही गया है। देखो एस एन बराबर, अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग योग का फॉर्मूला सिंपल निकालेंगे, n/2 ए प्लस एल। ठीक है, तो आप देख लो, एन का वैल्यू आपका हो जाएगा 20 है, तो एस 20, तो 20/2, यहाँ पे ए का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा, एल का वैल्यू आपको 63 हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 63, और 6 कितना हो जाएगा 69, मल्टीपल करोगे तो 690 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये, तो ये योग का फॉर्मूला इस तरह से। अब इस पर जो है दूसरा एक क्वेश्चन है, उसको अगर बनाना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए वो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। एक और योग का फॉर्मूला था ना, उस पर बनाते हैं। अगर मान लो ये निकालने के लिए बोल दिया जाए कि 20 पदों का योग बताइए, तो क्या फॉर्मूला है इसका, तो S20 इक्वल टू SN इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है, S20 इज इक्वल टू 20/2, 2 इंटू ए का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा, प्लस n का वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10, ये 6 2 जा आपका हो जाएगा 12, प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, प्लस ये हो जाएगा 19 दिया 57, 19 दिया 57 हो जाएगा। अब देखो इसको जोड़ो, तो 50 10 60 और 69 हो जाएगा, 10 इंटू 69 हो जाएगा, तो मल्टीपल करो तो 690 आ जाएगा, इसका भी सम। तो सम चाहे तो ये फार्मूला से निकालो या उस फार्मूला से निकालो, आंसर सेम आने वाला है। तो इस तरह से क्वेश्चन जो रहेगा तो उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं।
19 नंबर देख लिए, 20 नंबर देख लिए, अब 21 नंबर में आते हैं हम लोग। 21 में क्या कर रहा है, बोल रहा है कि 8 5 2, 8 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, का 40वां पद निकालिए। देखिए T40 निकालने के लिए बोल रहा है। सेम देखिए क्वेश्चन आ गया। तो इससे हम लोग ये करेंगे कि प्रथम पद क्या है ये लिखेंगे 8, कॉमन डिफरेंस क्या लिखेंगे, तो देखेंगे 5 में से 8 गया, तो 5 में से ही 8 घटाना है, भले छोटा रहे या बड़ा रहे हमको घटाना है। तो जब उल्टा घटता है तो माइनस में आ जाता है 3, तो डी का वैल्यू -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे T40 निकालने के लिए ये बोल रहा है, तो n का वैल्यू आपको पता है, Tn बराबर हमें पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n का वैल्यू भी आपको पता है यहाँ से कि n का मान 40 है। n का मान कितना है 40। n का वैल्यू कौन कौन सा है 40, तो हम लोग 40 रखेंगे। T40 इज इक्वल टू a का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा, n का वैल्यू 40 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपका हो जाएगा -3, तो हो जाएगा 8, और ये 40 माइनस 1 हो जाएगा 39 इंटू -3। अब जरा देखो ये माइनस मल्टीपल होगा तो ये माइनस कर देगा, तो आपको वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 इंटू यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 39 3 जा कितना हो जाएगा। देखो इसको मल्टीपल करने का भी आसान तरीका है, 39 है ना, तो इसको आप मान लो 40, अब 40 से 3 से करो तो 120। अब 120 में एक बढ़ा दिए थे तो 3 बढ़ गया होगा, तो 3 घटा दो तो 117। तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, थोड़ा सा लगाकर दिमाग। तो हम लोग लगा सकते हैं 117, 117 हो गया। 117 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 7 गया तो 110 हो गया, फिर एक जाएगा तो 100 माइनस में 9 हो गया। ऑप्शन में देखते हैं 109 कितना नंबर, 21 नंबर का 109 आपका माइनस में, तो ये बी आंसर हो गया आपका इसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 21 नंबर था क्वेश्चन, अब हम लोग 22 नंबर में चलेंगे। ठीक है, 22 नंबर में क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर में देखो अंडर रूट में आपका है 1 माइनस साइन ए, बाई अंडर रूट में है 1 प्लस साइन ए। तो इसको सबसे पहले आप क्या करो कि अंडर रूट ए के करो, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। और जब ऐसा कंडीशन है, जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम लोग यहाँ पे रेशनलाइजेशन करते हैं। नीचे वाला पोर्शन जो है इसको माइनस प्लस में है तो इसको माइनस में चेंज करेंगे, और माइनस में रहेगा तो प्लस में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर नीचे मल्टीपल करेंगे। अब देखिए अगर रेशनलाइजेशन नहीं आता है तो हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें रेशनलाइजेशन करके एक वीडियो है, उसको बढ़िया से देख लो, सारा रेशनलाइजेशन का प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगा। छोटा से लेकर बड़ा बड़ा क्वेश्चन तक रेशनलाइजेशन बताकर एक वीडियो में खत्म कर दिया है मैंने, तो आप देख सकते हो। तो देखो क्या करना है कि नीचे वाला सेम चीज लिखना है, 1 और साइन ए, 1 और साइन ए। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस प्लस है तो इसको माइनस माइनस कर देना है दोनों में। ठीक है, और ये रूट है तो रूट को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना है, क्योंकि ये काम अंदर हो रहा है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए 2 बार है, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन है, फार्मूला पर आ रहा है। देखो यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी पे आ रहा है। तो हम लोग क्या करते थे कि जब ये फार्मूला होता था तो माइनस वाला को लिखते थे और ऊपर में स्क्वायर दे देते थे। तो यहाँ भी वही करेंगे, माइनस वाला को लिखो 1 माइनस साइन ए लिखेंगे, और दोनों पर क्या रख देंगे, स्क्वायर रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो है आगे जो है इसको और आगे बनाएंगे तो क्या आएगा आपका, अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, और
यहाँ पे स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो ये कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, तो जरा देखो आप, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और नीचे वाला का हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब देखो स्क्वायर जो है ये भी स्क्वायर था, तो स्क्वायर इस पर भी लगा हुआ है, नीचे वाला पे भी और ऊपर वाला पे भी। तो स्क्वायर को हम लोग अगर कॉमन लेते हैं तो देखो इस तरह से बन सकता है, या इससे हम लोग आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा आपका कोस ए, और दोनों पर लगा हुआ स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे। अब ये स्क्वायर से क्या होगा कि ये रूट खत्म, तो आएगा क्या आपका 1 माइनस साइन ए बट्टा कोस ए। तो ये आपका क्या होगा कि दोनों के नीचे आ जाएगा, आपका आएगा 1 बाई कोसे, ये जो कोसे आप देख रहे हो ये 1 के नीचे भी चला जाएगा और साइन के नीचे भी चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 बाई कोसे 1 बाई कोसे माइनस साइन ए बाई कोसे। तो यहाँ पे 1 बाई कोसे हो जाएगा आपका सेके, और ये हो जाएगा साइन बाई कोस आपका टेन। तो ये ऑप्शन में आप देख सकते हो, तो ये ऑप्शन में सेके माइनस टेन ए कहाँ पे है देख लो। तो सेके माइनस टेन ए की कहाँ पे है, तो देखो सेके माइनस टेन ए बीच में माइनस है, तो सेके माइनस टेन ए ऑप्शन बी है आंसर। तो इसको इस तरह से आप लोग बना सकते हैं, लेकिन ये आपको फर्स्ट टाइम अगर नहीं बनाए हो, मतलब अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन आप अगर इसको प्रैक्टिस कर चुके हो तो ये आपको आंसर याद ही हो जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस में हो जाएगा इस तरह से। देखो उससे वैसे ही बता देते हैं। देखो हम लोग स्मार्ट अप्रोच से कैसे बनाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन को, 1 माइनस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए, दोनों रूट में है, तो ये तो पता है इसको, 1 माइनस साइन ए हो गया और 1 प्लस साइन ए हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट पहले देखेंगे कि प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस में जाएगा, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, तो ये ऊपर में स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे में ये साइन है तो कोस आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई कोस क्या हो जाएगा, 1 बाई कोस क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर है, और साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं आएगा सॉरी, सेक आएगा और साइन बाई कोस टेन आ जाएगा, ये आ गया इस तरह से। तो शॉर्ट में आप बना सकते हो अगर प्रैक्टिस है आपको तो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, लेकिन चलो ऐसे ही बनाओ, क्या ही वैल्यू पुट करना। चलो हम लोग 23 में चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, ए बराबर दिया हुआ है आपको 45 डिग्री, क्वेश्चन है सेक ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पे 45 यहाँ पे भी आ जाएगा, 45 ये भी और यहाँ पे भी आ जाएगा, तो सेक आपका 45 हो गया प्लस कोसेक भी आपको 45 हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि सेक जो होता है वो कोस का अपोजिट होता है, तो कोस का 45 का होता है 1 बाई रूट टू, तो इसका उल्टा हो जाएगा रूट टू, प्लस कोसेक 45 तो साइन 45 का अपोजिट होता है, तो साइन 45 का 1 बाई रूट टू होता है, तो इसका भी रूट टू हो जाएगा, तो ये आपका वैल्यू 2 रूट टू हो गया। तो 2 रूट टू देख लो कहाँ पे है, ये आपका आंसर मिल रहा है यहाँ पे, ये डी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 24 नंबर। अब हम लोग चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। 24 में क्या बोल रहा है,
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। अब बताओ, ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में किया था। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात। अगर पहले आपको, अगर पिछले क्लास पार्ट 1 देखे होगे आप, तो पार्ट 1 में भी इसका कॉन्सेप्ट हमने दिया था। तो इसमें क्या था कि यदि टू, देखिए, वन डायमेंशन है, लेंथ हो गया, मीडियम हो गया, पेरीमीटर हो गया, आपका सरकमफेरेंस हो गया, वन डायगोनल है, उसे टू डायगोनल में जाना है, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। इसका देखिए, वन डायगोनल ये होता है, टू डायगोनल एरिया, और थ्री डायगोनल आपको वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर वन से आपको टू में जाना है तो आपको स्क्वायर करना होगा इसका इसका। अगर आपको टू से वन से थ्री में जाना है तो आपको क्यूब करना होगा। जैसा कि यदि मान लो यहाँ पे 5 है लंबाई, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ इसका अगर वॉल्यूम पूछेंगे तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। मान लो कोई गोला है, उस गोले का रेडियस है 5 है, तो 5 है तो उसका एरिया, कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25, और वॉल्यूम इसका 125 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और उसी तरीका से हम लोग पढ़े थे कि यदि वॉल्यूम है और वॉल्यूम से आपको जाना है, सॉरी, वॉल्यूम से आपको जाना है मान लो वन डायमेंशन में, तो आपको क्यूब रूट करना पड़ेगा। 125 है तो इसका आ जाएगा 5, तो देखो 5 वैल्यू नहीं है उसका। अगर आपको टू डायमेंशन से वन डायमेंशन में जाना है तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो देखो 25 था, 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 आएगा, इस तरह से। तो ये कॉन्सेप्ट हमने बता चुके हम लोग बता चुके थे और पढ़ लिए थे। ठीक है, तो देखिए हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे इसको। देखिए, ये टू डायमेंशनल है और हमको निकालने के लिए माध्यिका, माध्यिका यानी वन डायमेंशन, तो स्क्वायर रूट कर दो, टू डायमेंशन से वन डायमेंशनल स्क्वायर रूट डायरेक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11:8। कहाँ 11:8 है उसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 25। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 का बोल रहा है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो इसकी परिधि बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल, अब ये वृत्त से क्वेश्चन जो है, वृत्त का टोटल फार्मूला याद होना चाहिए आपको। सर्कल है, सर्कल है तो सर्कल का ये रेडियस होता है। ठीक है, तो रेडियस आर है। एक सेकंड, अगर त्रिज्या बोले तो त्रिज्या क्या है, आर है। व्यास बोलता है तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर 2 × आर। डी का फॉर्मूला 2r होता है। ठीक है, क्षेत्रफल बोलेगा इसका तो एरिया बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहीं से आपको ये भी याद रखना होगा कि यदि आपको ये दिया हुआ है, ये डी निकालने के लिए दिया हुआ है, लेकिन यहां से अगर आर निकालना होगा आपको, तो आपको d/2 करना होगा, डी को 2 से डिवाइड देना होगा, ये भी फार्मूला निकलता है। ठीक है, तो ये एरिया का फार्मूला हो जाएगा आपका। आपका इसमें और भी फार्मूला होता है, जैसे चतुर्थांश का फार्मूला बोलेगा, कभी कभी आ जाता है चतुर्थांश का। क्षेत्रफल तो क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, वलय का क्षेत्रफल आ जाएगा, वलय का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा, तो वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। ऐसे याद करना, आपको आराम से याद हो जाएगा। बड़ा आर स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर टूट जाता है, तो एक बार प्लस करके जोड़ दो, एक बार माइनस करके जोड़ दो, सॉरी माइनस करके घटा दो, तो ये होता है फार्मूला वलय का क्षेत्रफल। आपको इसी में जो है और देखने को फार्मूला मिलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का वलय का क्षेत्रफल हो गया आपको। इसी में चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी बोलने, चाप देखने को मिलेगा, चाप, चाप की लंबाई।
चाप की लंबाई होता है पाई, चाप की लंबाई होता है पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। पाई आर थीटा बाई 180 होता है। इसी तरह से आपका ये भी होता है चाप की लंबाई। चाप क्या होता है जरा देख लो, ये एक वृत्त है, तो वृत्त का ये त्रिज्या खंड है, तो यहाँ से ये ए से बी तक के जो बिंदु दूरी होता है उसी को चाप की लंबाई बोलते हैं। इसको चाप की लंबाई बोलेंगे, ए से बी तक के डिस्टेंस को। और इसके अंदर जो भरा होता है इसको एरिया बोलेंगे। तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया, सॉरी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको क्या देता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ये आपका आता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। क्षेत्रफल कोई भी हो इसको ए से डिनोट किया जाता है, क्षेत्रफल कोई भी हो ए से डिनोट किया जाएगा। वलय का क्षेत्रफल ए से डिनोट किया जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ए से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। एरिया ये भी ए से डिनोट किया जाएगा, तो कोई भी क्षेत्रफल हो ए से डिनोट किया जाएगा। तो ये त्रिज्या खंड का, यहीं पे आता है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो इसका होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 180 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। तो ये भी फार्मूला आपको एक मिलता है, ठीक है। एक आपको यहाँ पे फार्मूला ये त्रिज्या खंड का मिल जाएगा। आपको लंबाई का फार्मूला, चाप की लंबाई का फार्मूला आपको मिल गया। तो ये फार्मूला आपको टोटल याद रहना चाहिए, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो तुरंत बन जा सके आपको। तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको डायरेक्ट ये याद रहना चाहिए फार्मूला। और फार्मूला कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट पूछ देता है, जैसे देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया। तो चलिए ये समझ गए होंगे, आप लोग लिख लो और हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये टोटल फार्मूला देख लिए, और आप लोग फार्मूला रिवीजन कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो चलो अब हम लोग बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर है आपका 25 था। तो 25 में क्या बोलता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है, अब परिधि पूछ रहा है। तो देखो ये आपका क्षेत्रफल पूछ रहा है दिया हुआ है, और परिधि पूछ रहा है। तो परिधि के लिए हमको क्या चाहिए, 2 पाई आर। 2 का वैल्यू हमको पता है, पाई का वैल्यू भी पता है। देखो आप 2 का वैल्यू भी पता है, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू नहीं पता है। तो ये आपको निकालना होगा इसमें से। तो इसमें से हम लोग आर निकालने के लिए आए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई। तो आर स्क्वायर हमको निकालना है, तो आर स्क्वायर इधर ही रहने देंगे, 64 पाई। अब बट्टा में चल जाएगा ये पाई उठकर, तो ये आपको कट जाएगा पाई से पाई। तो आपको आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 64, तो 8। तो आर का वैल्यू आपका आ जाएगा 8। आर का वैल्यू आ गया, लेकिन हमको तो परिधि निकालना था। तो परिधि निकालने के लिए बोल रहा था कि 2 पाई आर, यहाँ पे हमें 2 पता था, पाई पता था, लेकिन आर नहीं पता था, तो आर से ये वाला मान यहाँ रखेंगे। तो आपका वैल्यू हो जाएगा 2, पाई का वैल्यू 22/7, और आर का वैल्यू आपका 8 हो जाएगा। तो आप निकाल लो यहाँ से। नहीं तो यहाँ पे पाई का वैल्यू नहीं रखा है, देखो यहाँ पे ये भी देखना है आपको, यहाँ पे पाई का वैल्यू नहीं रखा है, ऑप्शन में देख लो। तो इसलिए यहाँ पाई का वैल्यू हम लोग भी नहीं रखने वाले, तो ये पाई का वैल्यू मत रखो। तो ये पाई ही रहेगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो 8 2 जा 16 पाई, यानी 16 पाई इसका परिधि हो जाएगा आपका आंसर। देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 16 पाई बी ऑप्शन आंसर हो गया। तो ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग 26 की ओर आगे बढ़ते हैं, 26 क्वेश्चन को बनाते हैं। 25 हो गया, 26 को देखेंगे।
26 में देखिए कहता है कि अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान बताइए। अब देखिए ये तो फार्मूला है। अब हम लोग द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद आया है तो ये द्विघात बहुपद का टोटल फार्मूला हम लोग देख लेंगे। द्विघात बहुपद 3-4 क्वेश्चन इस पर भी आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव। देखिए सॉरी बहुपद पे आएगा। देखिए बहुपद बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल जो है मतलब बहुपद है तो इसमें दो तरीका का क्वेश्चन आएगा। पहला आएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही फॉर्म होता है। नहीं नहीं नहीं, द्विघात बहुपद, हाँ दो घात वाला बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद का आपका क्या होगा, इसको मानक रूप बोलते हैं, कभी कभी आ जाता है द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए। ठीक है, एक सेकंड रुको, थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए आपको पहला आता है रैखिक बहुपद। तो इसका फॉर्म मानक रूप क्या होता है, रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो इसका मानक रूप बोलेगा, व्यापक रूप बोलेगा या सामान्य रूप बोलेगा। ठीक है, तो आपको इसका जो ये तीनों का जो आंसर होगा, मानक रूप व्यापक रूप ये तीनों का, ये तीनों का आंसर आपका आने वाला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होना है बराबर जीरो नहीं इसमें होता है। कभी मानक रूप बोल देगा तो यही मारना है, व्यापक रूप बोलेगा सामान्य रूप। इसमें सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो द्विघात बहुपद का नाम हो गया। तो इसका मानक रूप हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसी का जो है एक, इसका सॉल्यूशन कितना होता है, तो इसका सॉल्यूशन एक होता है, तो इसके बराबर में जीरो ले लोगे, ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो ले लो, तो आपका ए एक्स बराबर हो जाता है माइनस बी, तो एक्स का बराबर माइनस बी बाई ए। तो ये आपका हो जाता है शून्यक निकालने का। अगर रैखिक बहुपद है तो आप डायरेक्ट शून्यक निकाल सकते हैं माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो इसका ये हम लोग निकालते हैं, एक्स निकालने का ये फार्मूला है डायरेक्ट। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, तो आंसर हो जाएगा। अब रैखिक बहुपद में देखो हम लोग क्या बताए थे कि पावर यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे पावर देखो आप, यहाँ पे पावर वन है, पावर वन है तो एक्स का वैल्यू भी एक ही निकलेगा, तो यहाँ भी एक्स का वैल्यू एक निकला। लेकिन जब द्विघात बहुपद देखेंगे तो दो पावर निकलेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं, इरेज कर देते हैं। ये रैखिक बहुपद था, अब देखिए द्विघात बहुपद का देखते हैं। रैखिक बहुपद देख लिए, अब हम लोग सेकंड चलते हैं, द्विघात द्विघाती बहुपद। इसका भी बोलेगा मानक रूप बताइए, मानक रूप, व्यापक रूप, साधारण रूप, साधारण फॉर्म, साधारण रूप ऐसे बोल देगा कि द्विघात बहुपद का साधारण रूप बताइए, तो क्या इसका भी यही होता है, इसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रैखिक था तो एक पावर था, द्विघात है तो दो पावर है, और दो है तो इसका एक्स का वैल्यू भी दो होगा। अब दो होगा तो एक्स का दो मान होगा, दो मान मान लिया जाता है कि अल्फा है बीटा है। ठीक है, दो मान मान लिया जाता है, एक अल्फा है एक बीटा, तो ये एक्स का दो वैल्यू हो गया। अब दो वैल्यू को मान लिया गया, एक अल्फा और एक मान लिया गया बीटा, दो वैल्यू को मान लिया अल्फा और बीटा। तो देखिए जब दो वैल्यू को अल्फा बीटा मान लिया तो यहाँ पे आपको शून्यकों का पहले तो जाता है कि शून्यकों का योग निकालने के लिए, कि बताइए शून्यकों का योग क्या है। शून्यकों, ये शून्यक है ये और ये दोनों शून्यक है, शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा और इसका फार्मूला होता है -b/a। हाँ, रैखिक में भी यही था, लेकिन ये वो एक्स का वैल्यू था, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ये है, तो ये याद रखिएगा। शून्यकों का योग का फार्मूला ये आ जाता है। शून्यकों का योग का फार्मूला हो गया शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होता है c/a। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, c/a। ठीक है, तो ये दो फार्मूला होता है। और अगर कभी px निकालने के लिए बोलेगा, कभी द्विघात बहुपद है उसका px निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो यदि px निकालने के लिए बोलता है तो उसके फार्मूला होता है, तो उसका फार्मूला होता है, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, सॉरी एक सेकंड, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये जो है यहाँ से इसका एक फार्मूला निकल गया। अब यहाँ पे यदि आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है तो ये पुट कर दो आप यहाँ, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये आपको px निकल जाएगा। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद का था। हम लोग अब त्रिघात बहुपद में चलेंगे। तो ये द्विघात बहुपद से रिलेटेड इतना फार्मूला एग्जाम में आता है। आपको ये दे देगा और ये निकालने के लिए बोलेगा, ये निकालने के लिए बोलेगा, या फिर ये दोनों दे देगा और ये निकालने के लिए बोलेगा, या दो शून्यक ही दे देगा आपको और ये निकालने के लिए बोलेगा। तो आपको इस तरह से घुमा घुमा कर क्वेश्चन इससे पूछता है। तो आपको सबसे अच्छा तरीका जो मानक रूप पूछता है, आप इसको तो एकदम रट जाओ कि पावर 2 होना चाहिए, द्विघात बहुपद है तो द्वि से दो, दो वाला। ठीक है, अब हम लोग त्रिघात बहुपद का देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है त्रिघाती बहुपद से था। तो चलिए त्रिघात बहुपद से भी देख लेते हैं। द्विघात बहुपद देख लिए, अब हम लोग त्रिघाती बहुपद से चलेंगे। तो हो गया आपका त्रिघात, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या है, तो देखिए त्रिघात बहुपद का इसका इसका भी वही होता है, मानक रूप, व्यापक रूप, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ये साधारण रूप, ये साधारण रूप हो गया, साधारण रूप हो जाएगा। तो ये तीनों का जो फॉर्म होगा वो यही हो जाएगा आपको, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, इस फॉर्म का होता है इसका पी एक्स। ठीक है, ये आपका पी एक्स हो जाएगा, ये इस फॉर्म का होता है। तो डायरेक्ट फॉर्म पूछेगा त्रिघात बहुपद का मानक रूप कौन है इन तीनों चारों में से, तो ये मार देना आप ऑप्शन में से देखकर। तो अब देखो यहाँ पे पावर 3 है, तो ये 3 है तो इसका x का वैल्यू भी 3 आएगा। तो जब x का वैल्यू 3 आने वाला है, x का वैल्यू 3 आएगा तो x का वैल्यू 3 क्या हो जाएगा, तो हमें तो नहीं पता, तो हमें मान लेते हैं एक अल्फा है, एक बीटा है और एक गामा मान लेते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो x का 3 वैल्यू है, अल्फा बीटा गामा। अब इसी से रिलेट करके क्वेश्चंस बनाता है कि देखिए क्वेश्चंस कैसा बना देगा। ये क्वेश्चंस आपको ऐसा बना देगा कि शून्यकों का योग बताइए, शून्यकों का योग पूछेगा तो आपको बताना होगा, जैसे शून्यकों का योग बोलेगा तो अल्फा बोलेगा शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका बराबर फॉर्मूला होता है माइनस में b/a। फिर बोलेगा दो दो करके शून्यकों का योग, दो दो करके शून्यकों का योग, चलो पूरा लिख देते हैं, समझ जाओ, दो दो करके शून्यकों का योग, शॉर्ट में लिखते हैं दो दो करके शून्यकों का योग। तो आपका यहाँ पे बोलता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये तीन कंडीशन होता है और इसका फॉर्मूला होता है c/a।
ठीक है। फिर होता है शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणांक। गुणांक क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये तीनों का गुणांक जो होता है वो माइनस में डी बाई ए होता है। अब जरा देखिए, और इसका एक और चीज, जब px निकालने के लिए आता है तो px के लिए भी फार्मूला होता है कि एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। फिर आता है माइनस, देखो प्लस माइनस फिर प्लस, फिर आता है आपका एल अल्फा बीटा, यहाँ पे लिखता हूँ नीचे में, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा एक्स। फिर लास्ट में हो जाएगा आपका एक्स क्यू एक्स स्क्वायर एक्स, और फिर आपका होगा देखो प्लस माइनस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा निकालने का। तो आपको अगर जब इतना पता हो तो आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, अगर इसका मान निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आपको px ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। तो ये त्रिघाती बहुपद का फार्मूला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अब त्रिघाती बहुपद से ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम लोग देखते हैं क्या था। देखिए, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघाती बहुपद है, ठीक है, त्रिघाती बहुपद इतना के बराबर जीरो के शून्य के, शून्य का मतलब एक्स का वैल्यू है 3 गो, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना होगा? देखिए एकदम फार्मूला पूछा है, एकदम क्या होगा इसका वैल्यू, आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, होगा ना, माइनस डी बाई ए। देख लो माइनस डी बाई ए कहाँ पे है, माइनस डी बाई ए, ये हो गया आंसर डायरेक्ट। अब आपको अगर फार्मूला याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, ये आप लोग नोट कॉपी में लिख लो और बार बार रिवीजन करते रहो। एग्जाम से पहले इतना बार देख लो कि आपको सारा याद हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, 26 से बाद हम लोग 27 में जाते हैं। ठीक है। 27 में क्या होगा? 27 27 में है वाई स्क्वायर इतना दिया हुआ, इसका घात बताइए। देखिए, अब एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, यदि एक्स स्क्वायर को एक्स क्यू से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? तो जब मल्टीपल कर रहे हैं तो पावर हम लोग जानते हैं कि बेस सेम है, तो पावर जो है वो ऐड होता है, तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो पावर में आ जाएगा एक्स के पावर 2 + 3 यानी 5, ये आएगा पावर में। और यही जब डिवाइड देते हैं एक्स स्क्वायर से, तो देखिए जो यहाँ पे क्या आएगा, तो ऊपर में जो है एक्स का 3 मान है और नीचे में 2 गो है, तो ये 2 गो कट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 और 1 आ जाएगा, तो ये पावर 1 आ जाएगा, आएगा ना, इसका पावर क्या है? 1 है। तो अब जरा देखो, ये अगर 1 है तो इसको हम ऐसे भी तो बना सकते हैं कि पावर जो है, देखिए 1 तो आ गया, पता चल गया। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों का बेस सेम है, यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स, तो एक्स, और हम लोग 3 में से 2 इलिमिनेट कर देंगे, 3 में से 2 घट जाएगा, तो एक्स के पावर आ जाएगा 1। यही आपका हो जाएगा, डिवाइड देने के बाद जो भागफल आएगा उसका अ, घात हो जाएगा ये। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, मल्टीपल का क्वेश्चन है या फिर डिवाइड का क्वेश्चन है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है। मल्टीपल का क्वेश्चन है या डिवाइड का क्वेश्चन? तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में देखिए मल्टीपल का क्वेश्चन है, तो मल्टीपल में क्या होगा, सारा को मत गुना करो, सिर्फ घात पूछ रहा है, तो इसको और इसको मल्टीपल करो, और इसको इसको करोगे तो ऊपर पावर वाला ऐड होगा, क्योंकि नीचे में बेस सेम है, तो y के पावर कितना हो जाएगा? देखो y के पावर आपका, एक सेकंड, y के पावर आपका है 2 और यहाँ पे y के पावर है 5, तो y के पावर 5 और 2 7 हो जाएगा, यानी 7 आएगा इसका आंसर। तो आप बनाओगे क्या चीज, ये 7 मानोगे आंसर इसका। ठीक है। अगर डिवाइड में रहता तो हम लोग क्या करते हैं,
कैंसिल कर देते हैं, मतलब कि सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, 7 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 28 में चलते हैं। समझ में आ गया ना? यदि पावर डिवाइड में है, देखिए यदि डिवाइड है, अगर गुना दे दिया y का स्क्वायर इंटू वाई के पावर 5, तो हम लोग क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे, 5 दूनी 7। लेकिन अगर वही डिवाइड में है तो हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 5 - 2 यानी y के पावर 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो डिवाइड में नहीं पूछा है, मल्टीपल में पूछा है, तो इसलिए आंसर 7 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 में। चलिए 28 में आते हैं। 28 में क्या है, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो उसका व्यास बताइए। अब गोला आ गया, आप गोला से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे पूरा फार्मूला। तो देखिए, फार्मूला इसलिए जरूरी है बाबू, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी काम देता है और ऑब्जेक्टिव में भी काम देता है। ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट एकदम दिया हुआ रहता है फार्मूला। देखिए, स्फेयर, स्फेयर यानी गोला। तो गोले का क्या होगा, तो सबसे पहले गोला होता है, इसका रेडियस आर होगा, ठीक है। रेडियस आर होगा तो गोले का रहेगा कुल परिक्षेत्रफल क्या होगा, या संपूर्ण परिक्षेत्रफल। तो सबसे पहले गोला का संपूर्ण पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ, एक सेकंड पहले इसको भी याद रख लो। गोला है तो इसका रेडियस, त्रिज्या जो होगा आर होगा, और व्यास जो होगा वो, आप इसको भी याद रख लेना कि अगर इसमें कोई ऐसा सर्कल बनेगा तो व्यास जो होगा वो आपका डी होगा। और रेडियस निकालने के लिए आपको फार्मूला भी यूज करना होगा d/2। तो याद रखना आप लोग, ठीक है। ये सर्कल का लिखी है, सर्कल का है, लेकिन इसमें कट कुट होगा तो सर्कल बन जाता है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं गोला से रिलेटेड। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो 4 गो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल को 4 गुना कर दो तो ये होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा आपको क्या चीज का, गोले का, क्या का, गोले का, गोले का, गोले का आपको आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखो इतना फार्मूला, एरिया का फार्मूला, क्षेत्रफल का फार्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। गोला से और क्या बनता है, गोले का आयतन, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब गोला को जब कट करते हैं तो गोले का, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आता है। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, जब गोला को कट करते हैं इस तरह से, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2πr² हो जाता है, 2πr²। लेकिन वही अर्ध गोला का, गोले का संपूर्ण निकालना हो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो क्या होगा, तो 2 गो और एक ऊपर से हो जाएगा। जैसे देखो, अर्ध गोला निकालना है तो इस तरह से, तो इस साइड का तो 2πr² हो जाएगा, 2πr², और एक ऊपर में बन जाएगा ये वृत्त जैसा, तो इसका हो जाएगा πr²। तो क्या हो जाएगा, 3πr², यानी इसका आपका वैल्यू आ जाएगा 3πr², संपूर्ण पृष्ठफल अर्ध गोले का। तो ये फार्मूला हो जाएगा, ये होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला। तो ये आपको 4 फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। अर्ध गोले का आयतन पूछ सकता है, अर्ध गोले का आयतन, वॉल्यूम, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा,
4 बाई, ये आयतन जो है उसको हाफ कर दो तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो ये अर्धगोले का आयतन हो गया। ये अर्धगोले का आयतन हो गया, पूरा याद रखना पड़ेगा आपको। अब इसमें जरा देखो, अर्धगोले का आयतन, फिर इसमें ये आ जाता है कि खोखले गोले का आयतन कभी कभी आ जाता है, या गोले के छिलके का आयतन। खोखले गोले का आयतन, तो आयतन बराबर क्या हो जाता है, तो 4/3 पाई आपको आ जाएगा बड़ा आर का क्यूब माइनस छोटा आर का क्यूब। ये फार्मूला कभी कभी पूछ देता है, या छिलके का आयतन, गोले गोलाकार गोले के छिलके का आयतन, ये पूछ सकता है। तो ये फार्मूला, अब चलिए ये फार्मूला आपको याद करने वाला है, आप याद कर लो। अगर सब्जेक्टिव में है तो इस पर क्वेश्चन आएगा तो बना लेना, ऑब्जेक्टिव में है तो आप डायरेक्ट लगाकर आगे बढ़ सकते हो अगर याद है तो। चलिए देखिए, 28 का था ना, 28 में देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, इतना है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए अर्धगोला है और संपूर्ण बोल रहा है, तो उसका व्यास बताइए। तो अब हम लोग सिर्फ अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का यूज करेंगे, तो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहाँ है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये ना है 3 पाई r², इसी का यूज करेंगे, तो बाकी हम इरेज करते हैं। ठीक है, तो क्या है, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम बोले थे कि कोई भी एरिया रहे तो ए से डिनोट करना है। क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r²। तो ये तो हमें पता ही है, तो नॉर्मल सी बात है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ उसका कितना है, तो दिया हुआ है आपको 462। तो हम लोग ये पता हो गया कि ए वाला का वैल्यू जो है 462 है। अब ए का वैल्यू तो हमें पता है, फार्मूला पता है, तो क्या हो जाता है, 3 पाई r² पता है, ये 462 होता है। अब ये 3 पाई का वैल्यू 22/7 रख दो, और r² का वैल्यू निकालो 462, तो r² बराबर क्या हो जाएगा आपका 462, और ये 7 नीचे से जो है वो चला जाएगा ऊपर, और ये जो बाकी बचा हुआ है वो आ जाएगा नीचे, तो आपका आ जाएगा क्या, 462 × 7, और नीचे में आ जाएगा 3 × 22। अब इसको कट करो, तो देखो 11 से कट करो तो 2 बार में, 11 से इसको कट करो तो 4 बार में 44, और 2 बार में कटोगे तो 22। 11 से 2 से कट कर दो तो 21 बार में, और 3 से कट करो तो 7 बार में, यानी 2 7 आएगा, यानी r² का वैल्यू 7 का स्क्वायर हो गया, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर से खत्म, तो r का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा, r का वैल्यू आपका 7 हो गया। अब ये r का वैल्यू हुआ है, लेकिन हमें तो डायगोनल खुद बताने के लिए बोल रहा है, डायगोनल पूछ रहा है, तो डायगोनल क्या होता है, d बराबर हमें पता है कि 2r होता है, तो 2 × r का वैल्यू 7, यानी 7 दूनी 14, तो d का वैल्यू 14 हो जाएगा, नहीं 14 हो जाएगा। लगा देंगे, देखो d का वैल्यू 14 यहाँ पे है, आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो है 29 नंबर क्वेश्चन। तो चलो 29 नंबर क्वेश्चन, इसको इरेज करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आते हैं हम लोग, शंकु है तो शंकु पर क्वेश्चन जान देते हैं। शंकु, शंकु का फॉर्मूला देख लेते हैं, कोण। शंकु क्या है, तो शंकु देखिए एक ऐसा बनता है, ये आपका रेडियस है, और ये जो होता है आपका हाइट होता है।
ठीक है, ये हाइट हो गया, ये आपको रेडियस हो गया, और ये जो है आपका लेटरल हाइट हो गया। ठीक है, तो जब ये करते हैं हम लोग तो यहाँ पर जो है वो हमें एक फार्मूला पहले याद रखना होता है कि लेटरल हाइट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है लेटरल हाइट, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी फार्मूला से अगर दो को दिया हुआ है तो तीसरा निकाल लो। ठीक है, अगर मान लो रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो एल निकाल दो अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो। अब इसी से इसका तीन फार्मूला है। एक तो आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला है, तो आता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, पाई आर एल, ये फार्मूला हो गया। फिर शंकु का आयतन हो जाएगा, शंकु का आयतन, आयतन का फार्मूला क्या हो जाता है, तो शंकु का आयतन हो जाएगा आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन होता है ना, ये बेलन के आयतन है उसका 1/3 भाग होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं शंकु का आयतन हो गया, और शंकु का एक होता है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है, तो देखो शंकु है, यहाँ पे देखो आप, ये शंकु है, तो शंकु का ये साइड वाला कुल पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, और एक ये गोला वाला गोला वृत्त वाला पाई आर स्क्वायर होगा, और ये पाई आर एल होगा, पाई आर एल होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, ये आधार ये वाला, इसका पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपको फार्मूला निकालोगे तो देखो दोनों में पाई आर सेम है, तो पाई आर कॉमन ले लो तो बचेगा यहाँ पे एल प्लस आर। और यही फार्मूला जो है वो आप चाहे तो बनाने के लिए सीख जाओ, और नहीं तो फिर रट जाओ। और देखो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। अब जो बच्चा को नहीं याद रहेगा उसे नहीं बन सकता ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तुक्का मारेगा तो 5% है चांस। चलिए, इसको 29 तक खत्म हो चुका है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक बेलन बच गया है, तो बेलन का भी फार्मूला हम लोग अभी देख ही लेते हैं। ठीक है, जिससे कि बेलन का अगर क्वेश्चन अगर आता है तो उसे हम लोग देख सके, समझ सके और बना सके। तो चलिए बेलन से रिलेटेड, नहीं तो रहने दीजिए, बेलन से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ेंगे उसमें। तो आज का सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग जो है हमारे पार्ट 1, अगर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, ये पार्ट 3 वीडियो है, तो ये तीनों बढ़िया से देखो, और जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको कॉपी में लिख लो आप, और बार बार वीडियो देखे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर कुछ रटने वाला चीज़ है रट लो, और उसके बाद कोई भी एक सेट निकालो, और जिस तरह से हम बताए हुए हैं हर एक क्वेश्चन पे उसी तरह से उसी वे में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और देखो आंसर आता आएगा। अब आपको अगर इस तरह से पढ़ोगे तो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में अगर कुछ भी करोगे तो 60 से 70 क्वेश्चन तो आपको एकदम बढ़िया से आएगा। ठीक है, तो 60-70 क्वेश्चन भी अगर आएगा, लेकिन आपको तो 50 बनाना है, तो 50 में 50 आने से कोई नहीं रोक सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे 29 के बाद जो है आगे बढ़ाएंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सपोर्ट बनाए रखें, और वीडियो कंटिन्यू आपका आएगा, एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करवा लें, ताकि उन्हें भी फायदा हो वीडियो का। चलिए ठीक है, थैंक यू।